नमस्कार साथियों, मैं रत्ना वोरा। मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इन दिनों भारत देश आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रहा है। यूं तो पूरे हफ्ते भर में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिनके ऊपर हम बहुत विस्तार से बात कर सकते हैं, और सोशल मीडिया में इन्हीं सब घटनाओं के ऊपर आपने कई वीडियो देखे होंगे। साथियों, जिस तरीके से पूरे हफ्ते भर की खबरों को मैं एक वीडियो में संकलित करती हूँ और उसका विश्लेषण किया जाता है, आज के इस वीडियो में भी मैं पूरे हफ्ते भर की खबरों को अपने इस वीडियो में संकलित करके विश्लेषण करने जा रही हूँ। और मेरे इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़े हैं गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता श्री सागर शाह जी, जो कि बहुत ही निडरता से अपनी बात रखते हैं, बेबाकी से बात करते हैं और खूब प्रखर जवाब देते हैं, और एकदम सटीक उनके जवाब होते हैं। तो ये मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और आज के जो हमारा इस एपिसोड है, इसके अंदर हमने कई ऐसे मुद्दे लिए हैं, जैसे कि नेपाल में क्या हुआ, नेपोटिज्म की वजह से नेपो किड्स क्या है, क्यों है, और उसका कितना असर भारत देश पे पड़ा है या नहीं पड़ा, क्या क्या भारत में भी नेपो किड्स है, उनके बारे में क्या सोचा जाता है। साथ ही भारत पाकिस्तान का जो मैच आज दुबई में हो रहा है, उसके बारे में भी थोड़ी हम चर्चा करेंगे। इसके साथ ही हम लोग यहाँ ये भी चर्चा करेंगे कि नेपाल में आखिर क्यों जलाया गया मीडिया हाउस कांतिपुर का। और फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री लगभग 864 दिनों के बाद पहुंचते हैं मणिपुर, और वहां पर उनके साथ क्या व्यवहार किया जाता है। इन सब विषयों पर चर्चा करते हुए अंत में एक और विषय है जो कि बहुत ही संवेदनशील तो है ही, परंतु फिर भी चर्चा करना बहुत जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज प्रवक्ता और सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के गौरव भाटिया किस हालात में गोदी मीडिया के डिबेट में देखे गए, उन पर भी चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं शुरू करती हूँ नेपो किड्स के बारे में। दरअसल नेपो किड्स क्या होते हैं उसके बारे में अगर मैं बताना चाहूँ, तो ये वह बच्चे हैं, वह किड्स है जिनको कहीं ना कहीं अपने परिवार से कहीं कुछ फायदे मिले होते हैं। और इस बात को लेकर नेपाल में एक बहुत बड़ा गुस्सा था कि जिस तरीके से नेपो किड्स मतलब नेपाल के जो नेताओं के बच्चे हैं, जो बड़े बड़े घरानों के बच्चे हैं, वो विदेशों में पढ़ते हैं और मतलब बहुत ही हाई फाई लाइफस्टाइल होती है, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं। और दूसरी तरफ जो नेपाल के सामान्य बच्चे हैं या सामान्य लोगों के मध्यम वर्ग के लोग हैं, वो गरीबी में, बेरोजगारी में और बहुत तकलीफ में दिन गुजार रहे हैं। पढ़ाई महंगी हो गई है, शिक्षा नहीं है, और कई तरह से उन्हें तकलीफ में गुजरना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम भारत देश के नेपो किड्स की बात करें, तो आप देख सकते हैं कि शिवराज चौहान का बेटा पढ़ता है पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी यूएसए में। इसी तरह राजनाथ सिंह का बेटा पढ़ता है लीड्स यूनिवर्सिटी यूके में। पीयूष गोयल का बेटा पढ़ता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी यूएसए में। फिर ज्योतिराज सिंधिया का बेटा येल यूनिवर्सिटी यूएसए पढ़ता है। फिर रविशंकर प्रसाद का बेटा कॉर्नल यूनिवर्सिटी यूएसए पढ़ता है। फिर यहाँ देखें तो जतेंद्र शेखावत का बेटा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूके में। फिर स्मृति स्मृति ईरानी की बेटी जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी में पढ़ती है। इसी तरह निर्मला सीतारमण की बेटी भी नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी में पढ़ रही है। तो यहाँ नेताओं के बच्चे तो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में जाते हैं, जबकि हमारे देश के बच्चों को कहा जाता है कि आप भारत देश की संस्कृति से जुड़े रहे, हिंदी और संस्कृति पढ़े और अंग्रेजी ना पढ़े। साथ ही अगर राजनीतिक तौर से देखा जाए तो अनुराग ठाकुर वो किसकी उपज है, वो भी नेपो किड्स है। इसी तरह चिराग पासवान, जय शाह और महाआर्यन सिंधिया, ये दोनों अभी क्रिकेट बोर्ड में है। और जय शाह तो दुनिया की सबसे बड़ी जो क्रिकेट एसोसिएशन है, वो उस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है। ये वही जय शाह है जो अमित शाह का बेटा है, जिसे सही तरह से हिंदी, अंग्रेजी तो क्या हिंदी भी बोलनी नहीं आती है, और कहते हैं कि उसने जिंदगी भर कभी बल्ला भी नहीं उठाया है। वो आज क्रिकेट एसोसिएशन का प्रेसिडेंट बन के बैठा हुआ है। और इसी तरह से और भी कई सारे नेपो किड्स हमारे देश में भी हैं। और इन्हीं नेपो किड्स की वजह से हमारे देश में प्रगति रुकी हुई है, मैं तो यहाँ तक कहूंगी। तो यहाँ पर सत्ता जो है कुछ गिने चुने हाथों में है। साथियों, ये प्रश्न ये भी खड़ा होता है कि अगर सत्ता में नेपो किड्स है तो क्या विपक्ष में नहीं? परंतु सवाल हमेशा सत्ता से किए जाते हैं, इसलिए आज मैं सत्ता के ही नेपो किड्स के बारे में आपको यहाँ परिचय दिया है।
तो मेरे साथ सागर शाह जुड़े हुए हैं। सागर शाह जी, आप क्या कहना चाहेंगे नेपो किड्स के बारे में, थोड़ा विस्तार से बताइएगा। देखिए, ये जो नेपो किड्स शब्द है, ये सालों से है, डिक्शनरी के अंदर तो है, लेकिन ये जब प्रचलित हुआ तो हमारी जो फिल्म इंडस्ट्रीज है भारतीय, वहां से ये शब्द ज्यादा वायरल हुआ। तो आज हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, फिल्म इंडस्ट्रीज की बात नहीं करेंगे। अब आपने बताया कि इनके बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में, फॉरेन में, विदेशों में, विलायत में पढ़ते हैं। तो वो तो ठीक है कि भाई वो उनकी कैपेसिटी है तो वहां पर भेजा है, वो बात जाने दीजिए। नेपो किड्स का अगर हम हिंदी में बात करें तो अपने चाहने वाले, अपने पहचानने वाले, अपने सगे संबंधी, अपने रिलेटिव्स, अपने परिवार के लोग। ये आरोप 70 साल से भारत की राजनीति में गांधी नेहरू परिवार के ऊपर लगाया गया है, लेकिन हकीकत में आज क्लियर कर देना चाहता हूं कि एडीआर का रिपोर्ट भी आया है। एडीआर का रिपोर्ट हाल ही में आया है कि आज की भारतीय राजनीति में सबसे ज्यादा परिवारवाद है, जबकि 70 साल से आरोप सिर्फ गांधी नेहरू परिवार पर लगता आया है, जिसके बारे में मैं फटाफट स्टेप बाय स्टेप क्लियर कट आज कहना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू जब इस देश के पहले प्रधानमंत्री बने, उसके बाद जब तक वो जिंदा थे, इंदिरा गांधी जी को एक छोटा सा पद भी नहीं मिला था। मैं आपको बता देना चाहता हूं, उनकी मृत्यु के बाद इंदिरा गांधी अपनी लोक चाहना पर, अपने बलबूते पर इस देश की 3 बार प्रधानमंत्री बनी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद किसको बनाया गया था? लाल बहादुर शास्त्री को बनाया गया था, आपको पता होना चाहिए। तो इंदिरा गांधी अपने बलबूते पर आई है। इंदिरा गांधी की जब 1984 में हत्या हुई, तब तक राजीव गांधी किसी भी पद पर नहीं थे, वो एक पायलट थे और अपनी पर्सनल लाइफ जी रहे थे। लेकिन माहौल ऐसा था कि प्रधानमंत्री की हत्या के बाद ओवरनाइट हमें प्रधानमंत्री चाहिए हमारे देश में, ऐसा नहीं हो सकता। और तब माहौल ऐसा था, कैपेसिटी किसी की भी ऐसी नहीं थी कि कोई प्रधानमंत्री के पद पर बैठे। और जो माहौल था, जो सिंपैथी थी, क्योंकि हत्या हुई थी देश के प्रधानमंत्री की, तो राजीव गांधी को बनाया गया। उसके बाद राजीव गांधी की जब हत्या हुई, तब आपको पता है कि आज तक राजीव गांधी के बाद कोई भी गांधी परिवार से इस देश का 30 साल से कोई प्रधानमंत्री नहीं बना है। सोनिया गांधी को मौका 2 बार मिला, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता अटल बिहारी वाजपेयी को 2 बार लगातार लात मार के इस देश से निकाला, लेकिन सोनिया गांधी नहीं बनी, त्याग मूर्ति बनी, उन्हें मौका था और उन्होंने मनमोहन सिंह को बनाया। उसके बाद भी जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने, दूसरी बार जब जीते, तब लोगों ने कहा कि राहुल गांधी को बनाना चाहिए और मनमोहन सिंह तैयार थे, लेकिन राहुल गांधी ने खुद लात मारी कि मैं अपने बलबूते पर प्रधानमंत्री बनूंगा, अपने आप को साबित करके बनूंगा, हेरिडिटरी प्रधानमंत्री में नहीं बनूंगा। तो पहली बार जब यूपीए सरकार बनी, मनमोहन सिंह को बनाया सोनिया गांधी ने, तब राहुल गांधी नहीं थे पॉलिटिक्स के अंदर। 2004 में वो एंट्री करते हैं और जब दूसरी बार जीतते हैं मनमोहन सिंह, यूपीए सरकार जीतती है, तो देश के सभी नेताओं ने, यूपीए के नेताओं ने बोला था कि राहुल गांधी बन सकते हैं, लेकिन राहुल गांधी ने लात मारी। तो सबसे पहले ये क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो आरोप 70 साल से गांधी नेहरू परिवार पर लगता है, वो बिल्कुल सरासर गलत सबूतों के साथ देश के सामने है। और आज भी प्रियंका गांधी अपने बलबूते पर जीतकर संसद में बैठी है, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अपने बलबूते पर जीतकर बैठे हैं। और अब देखिए, अमित शाह के बेटे जय शाह पूरे भारतीय देश की क्रिकेट बीसीसीआई के वो अध्यक्ष है और वो उसके चेयरमैन है इंडियन क्रिकेट के। और 29 साल के अभी अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे अभी तो एंट्री ली है पॉलिटिक्स में और उन्हें मध्य प्रदेश की क्रिकेट सौंप दी गई। जेटली जी के बेटे के पास दिल्ली की पूरी क्रिकेट है, आप देखिए। और ये प्रेम धूमल, हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे के पास, अरुण धूमल के पास वो हिमाचल की क्रिकेट पूरी। तो आप देखिए, उसके बाद आपने बोला कि जय, ये जो हमारे विदेश मंत्री है, उनके बेटे कहां पे जॉब करते हैं? जो भारत की लॉबिंग कंपनी जो बनाई गई है अमेरिका के साथ रिश्ते मेंटेन करने के लिए, ट्रंप के साथ खास करके, उसके वो पूरे मतलब कंपनी के मालिक है, वो सीईओ है, वही चलाते हैं। आप देखिए, तो बड़े बड़े पद पर कौन बैठे हैं। और एडीआर का रिपोर्ट आया है कि इतनी 78 साल की भारतीय राजनीति में आज सबसे ज्यादा 21%, मतलब 100 में से 21 लोग आज भारत में पॉलिटिक्स में परिवारवाद से है। उसमें सबसे पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है,
दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, और उसके बाद दूसरे अलग अलग राज्य आते हैं, है ना। और सबसे बड़ा उदाहरण, जिसको ना गुजराती बोलनी ठीक से आती है, ना हिंदी बोलनी आती है, ना इंग्लिश बोलनी आती है, वो जय शाह, बिना किसी प्रमाण, बिना किसी क्रिकेट के एजुकेशन, ना कभी क्रिकेट का बल्ला हाथ में पकड़ा, ना कभी क्रिकेट का बैट हाथ में पकड़ा, ना कभी बॉलिंग की, वो आज पूरी देश की क्रिकेट के साथ, उस पाकिस्तान के साथ मैच खिलवा रहे हैं जिन्होंने हमारे 50 लोगों को अभी 3 महीने पहले मारा। तो परिवारवाद, एडीआर का रिपोर्ट, और मैंने आपको जो दिया उदाहरण कि गांधी नेहरू परिवार, सरासर गलत आरोप 70 साल से लगा रहे हैं। तो ये परिवारवाद आज पिछले 11 साल से मोदी जी की सरकार में बायलेटरल, जिस तरह से मतलब लेटरल एंट्रियों के द्वारा नौकरियां दी जा रही है, बड़े बड़े पदों पर, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन पर, बड़ी बड़ी एनजीओ के अंदर, बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर, कॉर्पोरेट्स के अंदर और पॉलिटिक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, भारतीय जनता पार्टी के नेता के बच्चों को बिठाया जा रहा है। वो अगर फॉरेन में पढ़ते हैं तो वो उनकी कैपेसिटी है, उसको हम नेपोटिज्म नहीं कहेंगे। लेकिन नेपोटिज्म ये है कि आज भारत में पिछले 11 साल में हर बड़ी संस्था में, हर मोर्चे पर, हर फ्रंट पर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनसे जुड़ी संस्थाएं और भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के बेटे बहुत ही छोटी उम्र में बैठ चुके हैं, जिनको उस पद का या उस संस्था का, उस काम का अनुभव भी नहीं है। अब सोचिए, और ऐसे लोग देश चला रहे हैं। तो ये है नेपोटिज्म, जो 70 साल में नहीं था, लेकिन पिछले 11 साल में आज हाईएस्ट है, और आंकड़े भी एडीआर के यही बताते हैं। जी सागर शाह जी, अब मेरा आपसे दूसरा ये सवाल है, रेफरेंस मैं फिर से नेपाल का ही लेना चाहती हूँ कि नेपाल के कांतिपुर का जो सबसे बड़ा मीडिया हाउस था, उस मीडिया हाउस को जो जेन जी किड्स है, मतलब जो जनरेशन है, उस जनरेशन ने जला दिया। खैर अभी वहां पे शांति बहाल हो रही है, परंतु वो जो सबसे बड़ा मीडिया हाउस था वो इसलिए जलाया गया, जहां तक कि हमारे मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, कि वो मीडिया हाउस भी भारत देश के गोदी मीडिया की तरह ही सिर्फ और सिर्फ सरकार के फेवर की ही रिपोर्ट दिखाते थे और बातें करते थे। और वहां पर जो नेपाल में जो भ्रष्टाचार है, जो बेरोजगार है, जो युवाओं की समस्या है, उन पर कोई बात नहीं करता था। इसीलिए वहां पर मीडिया हाउस को जला दिया गया। तो आप क्या कहते हैं, क्या भारत के भी गोदी मीडिया की भविष्य में ऐसी दशा हो सकती है? आप इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, शुरुआत श्रीलंका से हुई थी, बांग्लादेश में हुआ, नेपाल में हुआ, और ये सब कुछ, इसका बेस क्या होता है आप मुझे बताइए। कि हम लोग ज्यादातर देशों के अंदर राजाशाही एक बार, एक वक्त पर तो रह चुकी है। भारत में भी 568 राजे रजवाड़े थे, छोटे बड़े, और उनको एक करके श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आज लोकशाही, मतलब कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर आजादी पाकर आज देश के अंदर लोकतंत्र स्थापित किया है। 2013 तक देश में कभी भी किसी भी मुद्दे पर ऐसी समस्याएं नहीं होती थी, कभी हंगामे नहीं होते थे, कोई भी समस्या होती थी तो उसका समाधान निकलता था, हल निकलता था। आप मुझे बताइए कि नेपाल के अंदर जो हुआ, नेपाल में 2008 तक राजाशाही थी, आपको पता होना चाहिए। जो आखिरी राजा थे वो ज्ञानेंद्र सिंह थे वहां पे, और उनको मतलब पदभ्रष्ट किया गया, और वहां पर लोकतंत्र का निर्माण हुआ। आज 16-17 साल हो गए, 2008 से लेकर अगर आज की बात करें 2025 में जब ये पूरा हुआ, ये जो जनरेशन जेड है उसने जो किया, उसकी बात हम करें तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे जो डीएनए में राजाशाही है, जो ऑटोक्रेसी है, जो मोनार्की है, वो आज भी नहीं जा रही है। क्योंकि आज ऐसे ऐसे लोग इस देश के अंदर, नेपाल के अंदर, या श्रीलंका के अंदर, या बांग्लादेश के अंदर, ऐसे ऐसे लोग सत्ता पर, पॉलिटिक्स के अंदर काबिज हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि सब कुछ हमारे नाम हो जाए, हमारे कुछ 10-15 लोग ही इस देश को चलाए, तो पूरा बिजनेस किसी बिजनेसमैन को दे दिया जाए, पूरे पॉलिटिक्स के सारे पद, जैसे मैंने आगे बताया, तो उनके ही बड़े बड़े नेताओं के बेटों को दे दिया जाए। तो यही नेपाल में हुआ। नेपाल में क्या हुआ कि जो पूरी गोदी मीडिया कब्जे में कर ली सरकार ने, सेना को कब्जे में करने की कोशिश कर ली, जो यहां पर भी हो रहा है। सेना का बार बार अपमान किया जा रहा है, ऑपरेशन सिंदूर जारी है, फिर भी पाकिस्तान के साथ मैच खेली जा रही है। हमारे 50-50 जो लोग मर गए इस देश के, चाहे वो जवान हो, नागरिक हो, महिलाएं विधवा हो गई हो, या फिर हमारे देश के सामान्य नागरिक हो, लेकिन फिर भी आज हम पाकिस्तान के सामने मैच खेल रहे हैं, देश की गरिमा को ताक पर रखकर। तो ऐसा ही नेपाल के अंदर भी हुआ, पूरी गोदी मीडिया खरीद ली गई। उसके बाद सेना
उसके बाद देखिए सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिए कि सोशल मीडिया पर जितने भी लोग गवर्नमेंट के खिलाफ या गवर्नमेंट के सपोर्ट में बातें कर रहे हैं वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। तो कुछ लोगों ने करवाया, कुछ लोगों ने नहीं करवाया। तो जिन लोगों ने नहीं करवाया था उनकी वजह से पूरा सोशल मीडिया बैन कर दिया। अब देखिए फेसबुक बैन कर दिया, ट्विटर बैन कर दिया, यूट्यूब बैन कर दिया, व्हाट्सएप तक बैन कर दिया, जो कि एक इंसान की पर्सनल फैसिलिटीज होती है। तो ये जो राजाशाही जो 2008 में नेपाल में निकाली गई थी, उसके जो मतलब आज के जो नेता है उनके मन में आज भी यही सवाल है कि हम फिर से राजाशाही लाए। पॉलिटिक्स के अंदर राजाशाही की तरह काम करना चाहते हैं लोग। हर देश के अंदर, भारत में भी पिछले 11 साल से यही हो रहा है। ये जो सरकार है वो बार बार सुप्रीम कोर्ट का अपमान करती है। अब देखिए कि डिग्री दिखाने के लिए मांगा देश के प्रधानमंत्री की, तो दिल्ली हाई कोर्ट को एक एक्ट के बारे में बताकर, जो कि वो एक्ट लागू भी नहीं है, फिर भी उस एक्ट का उपयोग करके डिग्री नहीं दिखाएंगे, ये कहा गया। मतलब ये लोग न्यायपालिका को अपने कब्जे में लेना चाहते हैं, जैसे नेपाल में हुआ भारत में भी हो रहा है। ये लोग सेना का अपमान करके सेना को भी दबाना चाहते हैं, जो नेपाल में भी हुआ भारत में भी हो रहा है। गोदी मीडिया तो पूरी इनकी गोदी में बैठ चुकी है, चाहे वो नेपाल की हो या भारत की हो। और उसके बाद अब ये इनके धर्म को तो तय करने लगे थे, हिंदू मुस्लिम तो तय करने लगे थे, अब आ गए कि आपके जो पूरे अधिकार है, जहां पर आप एक्सप्रेस होते हो, जहां पर आप अपने विचार रखते हो, वो सोशल मीडिया को भी दबा दिया गया। और ऊपर से इनके जो बच्चे होते हैं, जो पैसे वाले होते हैं, जो अय्याश लाइफ जीते हैं, जो लेविश लाइफ जीते हैं, जो करोड़ों की कारों में घूमते हैं, करोड़ों के क्लबों में जाके अपनी अय्याशियां करते हैं, अपनी जिंदगी जीते हैं, उसके वीडियोस वायरल हो। तो देश की जनता को पता चला कि हम तो जो सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, जो बेसिक है हमारा, जिसके वजह से आज हम दुनिया के साथ जुड़े हुए हैं, ये ग्लोबल वर्ल्ड है, तो वो भी हमारा बंद कर दिया। तो ये जो जनरेशन है आज की, उसके अंदर जो गुस्सा फूटा और जो घृणा पैदा हुई, ये इसी सरकारों ने पैदा की है, जिन लोगों के डीएनए में आज भी राजाशाही जिंदा है, मोनार्की जिंदा है। मोनार्की को खत्म करने के बाद ये लोग आज चाहते हैं कि हम पॉलिटिशियन ही सही, लेकिन पॉलिटिशियन जिएंगे तो राजा की तरह। आप देखिए कि हमारे देश के प्रधानमंत्री को भगवान श्री राम से भी बड़ा बनाया जाता है, कृष्ण के अवतार कहा जाता है, कल्कि के अवतार कहा जाता है, अवतारों के अवतार कहा जाता है। वो खुद कहते हैं कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं। अब देखिए, मतलब ये लोग राजा नहीं, राजा से भी बड़े अवतार मानते हैं अपने आप को। तो ये सामान्य जनता को जीने देंगे? तो यही हुआ श्रीलंका में, यही हुआ बांग्लादेश में, यही हुआ नेपाल में, और अब होने जा रहा है भारत में, क्योंकि भारत के हालात ऐसे, इसीलिए हम बोल रहे हैं। हम आरोप नहीं लगा रहे, क्योंकि हमें दिख रहा है ये सरकार क्या कर रही है। सामान्य जनता का सोशल मीडिया भी जब छीन लिया, तब जनता बाहर आई और जनता ने साबित करके दिखाया कि अब हद से आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे संसद भी जला दिए जाएंगे, तुम्हारे मीडिया हाउस भी जला दिए जाएंगे, तुम्हारी बीवियों को भी जला दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चों को भी ट्रैप किया जाएगा। गोदी मीडिया के लोगों को रोड पर लाकर बांधकर उनके सर मुंडन करके, भले आपने आपकी माता जी की मृत्यु पर सर मुंडन नहीं करवाया, आप सबसे बड़े हिंदू सम्राट है फिर भी, लेकिन आपका मुंडन होगा। और ये नेपाल के जो जनरेशन जेड है उसने ये बताया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, मैं आखिरी मुद्दा बोलना चाहता हूं, हमारे भारत देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार को कि देखिए नेपाल में क्या हो गया। हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई है, उन्होंने कहा तुषार मेहता को, सरकार के सॉलिसिटर को, कि देखिए नेपाल में क्या हुआ। जब देश की सुप्रीम कोर्ट आपको साइन देती है कि देखिए आपके पड़ोस नेपाल में क्या हुआ, तो मतलब ये आपके ऊपर आरोप है कि सुधर जाओ, 11 साल की जो राजनीति की है वो चोरियों से बाज आ जाओ, वरना इस देश की जनरेशन जब अगर बाहर आ गई नेपाल की तरह, तो आपकी हालत भी वैसी ही होगी। तो ये है आज की हकीकत। जी जी, सागर जी, मैं आपको मणिपुर ले चलती हूँ। अभी हमारे देश के प्रधानमंत्री लगभग 2.5 साल बाद, मतलब 864 दिनों के बाद उन्होंने मणिपुर जाने का फैसला लिया। और वो फैसला अब लेने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि 300 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और 67,000 से ज्यादा लोग आज भी विस्थापित है, और 1500 से ज्यादा लोग इसमें इंजर्ड हुए। और उनके मणिपुर दौरे पे आने से पहले लगभग 43 जितने लोगों ने, मतलब भारतीय जनता पार्टी के खुद के नेताओं ने, विधायकों ने अपना इस्तीफा दे दिया है, और वहां पर उनको किसी भी तरीके से वेलकम नहीं किया जा रहा है।
और यहाँ पर जो जा रहे हैं मणिपुर, मतलब जा चुके हैं अब, तो वो नरेंद्र मोदी लोगों के आंसू पोंछने नहीं जा रहे हैं। जो महिलाओं के साथ बर्बरता हुई, जो महिलाओं के साथ उनको निर्वस्त्र करके घुमाया गया, उन महिलाओं को सांत्वना या ढाढ़स बंधाने नहीं जा रहे हैं, परंतु आज भी वो मणिपुर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि वहां पे रेलवे प्रोजेक्ट का उन्हें उद्घाटन करना है। और उन्होंने जब मणिपुर का इतना दर्दनाक हादसा हुआ, पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, फिर भी 78 दिनों तक उनके मुंह से मणिपुर के बारे में एक शब्द नहीं निकला। और जब वो बोले तो सिर्फ और सिर्फ 36 सेकंड बोले, और फिर उनको बुलवाने के लिए विरोध पक्ष को अविश्वास लाना पड़ा। और उसके बाद वो उसमें भी सिर्फ बोले तो 2 मिनट के लिए बोले। और आज इतने साल बाद, 2.5 साल बाद आज वो मणिपुर गए, मतलब पिछले हफ्ते। तो इस विषय पर आपको क्या कहना है, अपनी टिप्पणी दीजिए जी। देखिए, बहुत ही शर्मनाक बात है। आज जब मोदी जी हर मोर्चे पर गिर चुके हैं, तो उन्हें लगा कि अगर मैं मणिपुर जाता हूं तो शायद कोई बदलाव आ जाए। लेकिन यहां जाकर भी उन्होंने अपनी खुद ही किरकिरी करवा ली है, क्योंकि जैसे आपने बताया कि वो मणिपुर की जनता के लिए हरगिज नहीं गए। वो अपनी राजनीति चमकाने के लिए, जो रेलवे ऑलरेडी 2008 में कांग्रेस की सरकारों में पास हो चुकी है, और आधी से ज्यादा ऑलरेडी जब इनकी सरकार आई तब बन चुकी थी, उसी प्रोजेक्ट को अपने कब्जे में लेकर ये दिखाने की कोशिश की जा रही है वहां पर कि ये जो रेलवे ट्रैक है, ये जो नॉर्थ ईस्ट है, इसको मैंने रेलवे से जोड़ा, ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूं। लेकिन आप तथ्यों में जाइए, इस देश के हर राज्य में मोदी जी के आने के बाद जहां जहां पर बड़ी योजनाएं संपन्न हुई है, उनके पूरे भूमि पूजन और उनकी जो नींव रखी गई है, वो 2013 की यूपीए सरकार के द्वारा 2008 से 2013 के बीच में ही रखी गई है। और ज्यादातर सारे प्रोजेक्ट्स 50% से ज्यादा कांग्रेस के जमाने में, यूपीए के जमाने में संपन्न हो चुके हैं। उन्हीं प्रोजेक्ट को पूरा करके आज वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, जिस मणिपुर को गुजरात 2002 के बाद जलाया गया और 2 साल से जल रहा है, सैकड़ों लोग बेघर हैं, विस्थापित हैं, आज भी टेंट्स में रहते हैं, शरणार्थी है, रेफ्यूजी है, सैकड़ों लोग मारे गए हैं, महिलाओं के अत्याचार बलात्कार हुए हैं, उन्हें नंगा करके रोड पर घुमाया गया है, उनकी परेड की गई है, नग्न परेड। और देश के प्रधानमंत्री ने उसके ऊपर, जब उनके ऊपर अविश्वास का प्रस्ताव लाया गया, तब भी 1.5 घंटे तक संसद में बकवास किया, और आखिर में मणिपुर का नाम लेकर कुछ 40-50 सेकंड के लिए बोल दिया गया। जिस देश का प्रधानमंत्री ये कहता हो 700 किसानों की मौत के बाद, कोरोना की मौत के बाद, कि मुझे दुख होता है, लेकिन उतना ही होता है जैसे मेरी गाड़ी के नीचे कुत्ता आ जाए और मर जाए, तो हमारा कुत्ता जब मर जाता है तो जितना दुख होता है ना, उतना ही दुख मुझे होता है। ये शब्द कहने वाले देश के प्रधानमंत्री 2 साल के बाद भी आज जब मणिपुर में जा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए जा रहे हैं। वो मणिपुर की जनता के लिए नहीं जा रहे हैं। मणिपुर की जनता उनके लिए कीड़े मकोड़े से ज्यादा नहीं है। वहां पर एक राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद भी आज भी मणिपुर जल रहा है। तो ये विफलता है देश के प्रधानमंत्री की, जो कहते हैं कि मैं हिंदू सम्राट हूं, मैं ओबीसी हूं। ये कहने वाले देश के प्रधानमंत्री की पिछले 11 साल से जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, और मणिपुर के अंदर भी डबल इंजन ही है, फिर भी राष्ट्रपति शासन लागू करना पड़ा, उसके बाद भी आज स्थिति कंट्रोल में नहीं है। और ये चाहते हैं कि जब मैं जाऊंगा तो मणिपुर के लोग, मणिपुर की महिलाएं मेरे लिए नृत्य करें। अपनी माता जी को जब किसी अपने ही गुंडे ने गाली बोली, उसके ऊपर रोने वाले ये देश के प्रधानमंत्री मणिपुर की महिलाओं के इतने अत्याचार के बाद, अपमान के बाद भी वो जब जाना चाहते हैं, तो अपनी माता के ऊपर रोकर वहां की महिलाओं को नृत्य करवाना चाहते हैं अपने स्वागत पर। सोचिए कि कितना, मतलब मानसिकता इस देश के प्रधानमंत्री की। ये मानसिकता क्या है कि अपनी माता जी के ऊपर वो रोते हैं, मणिपुर की महिलाओं के अपमान के ऊपर एक शब्द नहीं बोलते हैं, और 2 साल के बाद जब उन्हें मन करता है तब वो जाते हैं, क्योंकि ये तो राजा है, लोकशाही तो है नहीं। तो राजा जब जाते हैं तो वो चाहते हैं कि मणिपुर के लोग, वहां के नागरिक और महिलाएं उनका स्वागत करें।
तो ये कितना अपमान कर रहे हैं देश की जनता का, देश की महिलाओं का, लेकिन वहां के लोगों ने इनकार कर दिया। तो ये मोदी जी की विफलता है। मणिपुर के जाने के बाद भी उनकी राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ा है। आसाम के अंदर आखिरी में बता देता हूं, वहां पर भी जुमले देकर आसाम की जो एक ट्राइब है, मोरौन या ऐसा करके कोई एक जनजाति है वहां की, और दूसरी और भी जनजातियां हैं, वो जुड़ चुकी है। 2014 में जो वादे किए थे कि उन्हें ट्राइब के अंदर ये जो आदिवासी जो एक जाति होती है उसके अंदर उन्हें एक आरक्षण मिलेगा, एक ओहदा मिलेगा, वो सब कुछ पूरा नहीं किया। अब 2024 है, तो 10 साल के अंदर जो जुमले पर जुमले लोगों को दिए, गरीब जनता को, आदिवासी जनता को, मणिपुर में भी आदिवासी लोग ही है, दो प्रकार के लोग हैं, क्रिश्चियन लोग हैं, एक आदिवासी लोग हैं, कुकी और वो। तो ये सारे आदिवासी लोगों का अपमान, आदिवासी नागरिकों का अपमान, आदिवासी महिलाओं का अपमान, मणिपुर से लेकर पूरे नॉर्थ ईस्ट से लेकर आसाम से लेकर, और वो लोग भी मशाले लेकर आज रास्ते पर निकल चुके हैं, चाहे वो आसाम हो, मणिपुर हो, पूरा नॉर्थ ईस्ट हो। आज सोच रहे हैं कि हम चीट हो गए हैं, हमें छला गया है इस देश की सरकार के द्वारा। तो यहां पर मोदी जी फिर से विफल हो गए हैं। अगला प्रश्न हमारा क्रिकेट के ऊपर है। आप जानते हैं कि क्रिकेट भारत देश में बहुत ज्यादा लोकप्रिय है। सभी लोग क्रिकेट को बहुत खुश देखते हैं और बहुत उत्साहित होकर देखते हैं। और आज दुबई में क्रिकेट का मैच भारत और पाकिस्तान के बीच खेला जा रहा है। परंतु मैं सबसे ज्यादा दुख के साथ ये कहना चाहती हूँ कि अभी तो पहलगाम के जो आतंकवादी हमले से, जो सदमे से भारत देश निकल भी नहीं पाया है, और जो 26 बहनों की मांग का सिंदूर उजड़ गया है, वो बहनें और वो परिवार बाहर भी नहीं आए। कहते चाणक्य कहते अपने आप को। और नरेंद्र मोदी के राइट हैंड है अमित शाह का बेटा जय शाह, दुबई में क्रिकेट मैच करा रहा है, और वो भी भारत और पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट मैच करा रहा है। एक तरफ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कहते हैं कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है, तो दूसरी तरफ मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्रिकेट और टेररिज्म कैसे एक साथ चल सकता है। एक तरफ आप टेररिज्म की बात करते हैं और दूसरी तरफ आप क्रिकेट को एक साथ खेलने के लिए दिखाते हैं, और वो भी उसमें वो क्रिकेटर्स भी है जिन्होंने पहलगाम हमले में, जो हमारी एक बहन थी जिनके पति गुजर गए थे, उनके जो फोटो थे उसके पीछे उन्होंने एक और फोटो लगाया और जिसमें बताया कि वो एक पाकिस्तानी विधवा बहन के सिंदूर लगा रहे हैं। तो आप सोचिए, इस तरह से इनकी मानसिकता होने के बावजूद भी आज ये दुबई में पाकिस्तान और भारत के बीच में मैच करा रहे हैं, तो कहां गया इनका राष्ट्रवाद? अब क्यों नहीं निकलते बजरंग दल वाले, विधु परिषद वाले और आरएसएस वाले अपने केसरी झंडे लेकर, और क्यों नहीं कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है? तो मैं अब आपसे इसी विषय पर अगली चर्चा करना चाहूंगी। समय कम है पर हमको ये विषय लेना जरूरी था, इसलिए मैंने लिया है। जी सागर जी। देखिए, देश के प्रधानमंत्री संसद में खड़े होकर अपनी गोदी मीडिया के द्वारा कहलवाते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। इस ऑपरेशन सिंदूर में सुरक्षा की चूक इसी सरकार की वजह से हुई। चूक की तो वो लोग जिम्मेदारी ले नहीं रहे, ऊपर से उनके 4 आतंकवादी आकर हमारे 26 लोग और वहां के लोकल 2 लोग, टोटल 28 लोगों को गोलियों से भून कर गए। उन लोगों ने ऐसे ऐसे वीडियोस बनाए थे, वो वीडियोस भी वायरल हुए थे। वो मस्ती कर रहे थे, वो हंस रहे थे, वो भारत देश का मजाक उड़ा रहे थे। वो 3 आतंकवादी गुम हो गए, 3 महीने तक मिले नहीं। उस हमले के बाद देश का प्रधानमंत्री संसद में घुस जाता है, अपने निवास स्थान में घुस जाता है, 15 दिन तक जवाब नहीं देता है, और ऊपर से 15 दिन के बाद सेना को पूरी छूट दे दी है ये कहकर ऐसा हमला करवाता है, और 2 दिन के बाद अमेरिका के ट्रंप के द्वारा सीज फायर करवा देता है। उसके बाद भी लगातार ऑपरेशन सिंदूर का मार्केटिंग करके अपनी राजनीति को चमकाया गया। हर प्रकार की सेना के कपड़े पहने गए, उनके बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए, सेनाओं के नेताओं के अपमान किए गए, सोफिया कुरैशी हो, वमिका सिंह हो, ऐसे सेनाओं के बड़े बड़े पद पर बैठे हुए कर्नल लोगों को इतना अपमान होने के बाद भी, पुंछ के अंदर 17 नागरिकों की हत्या के बाद, 10 जवानों की हत्या के बाद, 28 नागरिकों की हत्या के बाद, आज देश के प्रधानमंत्री जो कहते थे कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, तो क्रिकेट खेली जा सकती है। जिसके शरीर में सिंदूर बहता था वो साबित हो गया कि उसके शरीर में खून कभी नहीं बह सकता। यह सिंदूर बहता है उनके शरीर में।
जो इस देश की महिलाओं के सिंदूर को उजाड़कर आज भी उसी सिंदूर की बहाव पर क्रिकेट खेली जा रही है। वहां के क्रिकेटर्स और वहां की सेना के मुनीर ने ऐसे ऐसे पोस्टर बनाए हैं इंस्टाग्राम के ऊपर कि भारत की जो महिलाएं थी उनको भारत के नक्शे की, भारत का जो ध्वज है उसकी साड़ी पहनाई गई, और मुनीर वहां का सेना का जो अध्यक्ष है वो सिंदूर लगा रहा है हमारे भारत की महिलाओं जो विधवा हो गई है, और उनके साथ अब क्रिकेट खेल रहे हैं। आपको पता है कांग्रेस की 70 साल की सरकारों में 1962 से 1972 तक कभी भारत पाकिस्तान का क्रिकेट नहीं खेला गया, चाहे वो चीन का युद्ध हो, 1971 का भारत पाकिस्तान का युद्ध हो, 1965 का युद्ध हो, 2008 के आतंकवादी हमले के बाद, और जितने भी आतंकवादी हमले हो, हर बार सिर्फ भारत पाकिस्तान नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप देखिए कि 1974 में डेविस कप था, वो डेविस कप पाकिस्तान के साथ नहीं था, किसके साथ था? साउथ या अफ्रीका के साथ था। लेकिन तब राजीव गांधी ने मना किया था कि भारत के क्रिकेटर साउथ अफ्रीका नहीं जाएंगे, क्योंकि वहां पर रंग भेद का कोई मुद्दा था जिसमें हम विरोध कर रहे थे। तो साउथ अफ्रीका के साथ हमारा फाइनल था, हम जीत रहे थे और हमने उस मैच को छोड़ दिया, हमने हार स्वीकार कर ली। तो साउथ अफ्रीका के साथ भी हमने मैच छोड़ी है। आप देखिए 1986 के अंदर एशिया कप चैंपियंस भारत ने बहिष्कार किया था, वो श्रीलंका के साथ ही था, क्योंकि श्रीलंका में तमिलों के साथ अत्याचार हो रहा था। तो राजीव गांधी ने कहा था पहले तमिलों के साथ अत्याचार बंद कीजिए, उसके बाद ही हम क्रिकेट खेलेंगे। तो 1986 का एशिया कप का हमने श्रीलंका के साथ बहिष्कार किया था, जबकि श्रीलंका ने हमारे भारत देश में कोई गलत काम नहीं किया था। एक आखिरी बात, लेकिन ये पाकिस्तान की बात, और ये लगातार उरी, पठानकोट, पुलवामा, पहलगाम होने के बाद भी देश के प्रधानमंत्री, देश की क्रिकेट टीम, देश के क्रिकेटर्स, ये सारे लोग पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक है। भारत देश के नागरिक के तौर पर मैं इसका विरोध करता हूं। तो साथियों, आज का ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ, और ये विश्लेषण जो हमने देखा कि पिछले हफ्ते की जो राजनीतिक उथल पुथल हुई उसका ये विश्लेषण था। आज का ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो के साथ, एक नई बातचीत के साथ। यदि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे YouTube चैनल रत्ना वोरा बेबाक को सब्सक्राइब कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। साथ ही आप मुझे इंस्टा, फेसबुक और एक्स पर भी फॉलो कर सकते हैं। और साथ ही आप मुझे कमेंट पे फिर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, क्या आप इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं और दूसरे मेहमानों को भी मेरे साथ चर्चा में शामिल होते हुए देखना चाहते हैं। मैं आपके कमेंट्स का जरूर जवाब दूंगी। नमस्कार।